पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आज के सत्र में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी का मूव बनता दिखाई दिया है। कावा साहब से एक व्यू लेंगे कि क्या पर्सपेक्टिव लिया जाए, और एक्सपायरी का हफ्ता है तो क्या जोश में रहेगा मार्केट इस पूरे हफ्ते। 93.45 93.50 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक पर नजर रखिए, 525 अंकों का उछाल। मिड कैप इंडेक्स भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आज के सत्र में आप कह सकते हैं कि चौतरफा खरीदारी के सौदे साफ तौर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिर आपने करना क्या है, काबा साहब से एक व्यू लेंगे, और साथ ही साथ फोकस रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर भी, जहां पर आज हमने देखा है जबरदस्त तेजी का मूव देखने को मिला है पिछले कई सत्रों में लगातार। तो गाबा साहब, पहले आपकी राय दीजिए, निफ्टी पे इस समय क्या आप तेजी का ट्रेड लेकर चलेंगे? आज हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है एक्सपायरी वाले हफ्ते में। गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है अर्शदा जो अपमूव मिला है बढ़िया है, अब साइडवेज जोन से ट्रेड कर रहा है, शायद 1:30-2 बजे के बाद एक फ्रेश अपमूव मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो मेरे ख्याल से वो खरीदारी का मौका रहेगा। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन रहेगा यहां से ऊपर रहेगा, तो मुझे अपमूव नजर आता है। गाबा साहब, ऐसी स्थिति में स्टॉक्स आपने क्या आइडेंटिफाई किए हैं, किसके साथ जाएंगे? बिल्कुल, 2 स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो है भारत फोर्ज, अच्छा बेस बना हुआ है, अपमूव मिला था, फिर एक कंसोलिडेशन भी हुआ। मुझे लगता है इसका फ्रेश अपमूव शुरू है भारत फोर्ज का। इसका टारगेट करीब 300 का है, मुझे लगता है वहां तक जरूर चला जाएगा। मैटर ऑफ टाइम, स्टॉप होगा 267 का। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो बैंकिंग क्षेत्र से है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। यहां पर भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन था और आज एक शॉर्ट स्क्वीज नजर आ रहा है, तो पॉसिबल है कि इसमें एक अपमूव मिले। टारगेट ऑन द अपसाइड को 362 का होगा, स्टॉप होगा 342 का। आईसीआईसीआई बैंक और भारत फोर्ज दोनों ही अच्छे लगते हैं। ओके, तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स है जिस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन आज देखिए एक बार फिर नजर है दिग्गज काउंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, और आरआईएल ही था जिसने इनफैक्ट मार्केट के मूड को काफी ज्यादा सुधारा है। वो स्क्रीन पर रखते हैं स्टॉक आपके लिए, और यतिन हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि किस तरह की तेजी फेसबुक के डील अनाउंस होने के बाद इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल सेंटिमेंट में किस तरह का सुधार है। यतिन जुड़ गए होंगे तो डायरेक्टर साहब बताइएगा, वरना असीम को जोड़ लेंगे। और असीम के हाथ डेटा लगा है दरअसल कि जियो मार्ट का भी व्हाट्सएप के जरिए कारोबार धीरे धीरे करके ऑन ट्रैक आ रहा है, शुरू हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आरआईएल एक आउट परफॉर्मर रहा है जब से फेसबुक की डील अनाउंस हुई है जियो प्लेटफॉर्म्स पर। यतिन बताइए किस तरह का प्राइस एक्शन और इस समय मार्केट किन पॉजिटिव्स को भुना रहा है? देखिए, ओवरऑल बेसिस पे अर्शद, हम लगातार 3-4 दिनों से हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि एनालिस्ट कम्युनिटी बहुत उत्साहित है, और आज भी अगर मैं डीलिंग रूम से और एनालिस्ट से बात कर रहा हूं तो फीडबैक यही मिल रहा है कि ये जो डील है वो एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी है कि जो चाइना और यूएस में जो तनाव चल रहे हैं और यूएस की जो कंपनियां इंडिया में निवेश करने की अपॉर्चुनिटीज देख रही हैं, उसका एक सिंबोलिज्म है। इसके अलावा जियो प्लेटफॉर्म ने जो हिसाब से ओवरऑल बिजनेस को ग्रो किया है और जो अपॉर्चुनिटी मार्केट प्लेस में है, तो फेसबुक की जो ट्रांजैक्शन है कहीं ना कहीं वो पॉइंट की रीट्रेशन है, वो डिजिटलाइजेशन की रीट्रेशन है। और जो आगे चलते हुए जो मीडियम से प्लेटफॉर्म का ट्रांजिशन है और प्लेटफॉर्म के जरिए जो एमएसएमईज को सपोर्ट मिलेगा, छोटे किराना स्टोर्स को सपोर्ट मिलेगा, वहां से भी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आएंगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी और मार्जिन में इजाफा होने की पूरी शक्यता है आगे चलते हुए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं रीवैल्यूएशन और जो वैल्यूएशन में चेंजेस हो रहे हैं वो ये पॉइंट से हो रहे हैं, ऐसा एनालिस्ट कम्युनिटी का मानना है। ओके, तो वैल्यूएशन रीरेट होते हुए, और ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा ट्रिगर हम सब बात कर रहे थे कि वैल्यू अनलॉकिंग का होता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली रिटेल बिजनेस में। यतिन, आपको याद होगा कि व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा एलिमेंट रहेगा इस पर्टिकुलर डील में, वहां पर भी डेवलपमेंट्स आने लगे, और असीम मनचंदा के पास वो डिटेल है, उनको भी जोड़ लेते हैं। एक कमर्शियल टाई अप हुआ है व्हाट्सएप, जियो प्लेटफॉर्म और ऑफ कोर्स जियो रिटेल के साथ। असीम, आप क्या सुन रहे हैं? क्या धीरे धीरे करके ये इनफैक्ट कमर्शियल टाई अप रूप लेने लगा है? क्या ऑर्डर्स आने लगे हैं? क्या दिख रहा है आपको?
देखिए लास्ट वीक जो है रिलायंस जियो और फेसबुक की जो है वो डील हुई थी, उसके दौरान एक एग्रीमेंट जो है रिलायंस रिटेल और व्हाट्सएप के बीच में जो है वो भी साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत जो रिलायंस रिटेल है वो जियो के नेटवर्क का इस्तेमाल, जो व्हाट्सएप है उसका इस्तेमाल जो है वो करेगा अपनी सर्विसेज जो है वो पहुंचाने के लिए। और ये जियो मार्ट जो है रिलायंस रिटेल की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि ई कॉमर्स सर्विसेज जो है वो देती है। तो इसने अब व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेने की शुरुआत जो है वो कर दी है। व्हाट्सएप पर आप जो है एक नंबर जो है वो भी जारी कर दिया और व्हाट्सएप पर आप अपना ऑर्डर जो है वो भी दे सकते हैं। अभी फिलहाल ये अभी आपको जियो मार्ट की वेबसाइट पर लेकर के जाएगा, अब आपको रजिस्ट्रेशन जो करना पड़ेगा। ये ट्रायल जो अभी सिलेक्टिव एरिया में जो है वो शुरू हुआ है। अभी नवी मुंबई, कल्याण और थाने के अंदर ये ट्रायल जो है शुरू किया है। यहाँ पर रिलायंस रिटेल ने किराना स्टोर्स के साथ टाई अप जो है वो किया है और ये आपको होम डिलीवरी जो है सामान की देंगे। आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और 48 घंटे के अंदर अंदर आपको डिलीवरी जो हो जाएगी। तो बेसिकली एक इंटीग्रेशन की शुरुआत जो है वो हो गई है। अगले 1 से 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आप व्हाट्सएप के जरिए ही अपने किराना का ऑर्डर जो है वो कर पाएंगे, उसी के जरिए आप पेमेंट जो है वो कर पाएंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर आपके लोकल स्टोर्स के ऊपर से ही आपके घर के अंदर जो है राशन जो है वो डिलीवर हो जाएगा। तो रिलायंस रिटेल की ये योजना है कि अगले 1 साल के अंदर कम से कम 3 करोड़ छोटे छोटे किराना स्टोर्स जो है उसको ऑनलाइन लेकर के आ सके, उनको ई कॉमर्स के अंदर पार्टनरशिप करके उनको शामिल जो कर सके। तो ये सारी तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। इसका इंटीग्रेशन जो है वो भी शुरू जो है हो गया। तो अभी आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये सारा इंटीग्रेशन होते हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये सारा डील जो है चलती हुई आप देखेंगे। इस जानकारी के लिए तो देखिए इंटीग्रेशन शुरू हो गया, काम शुरू हो चुका है। आप व्हाट्सएप पर ऑर्डर्स दे पाएंगे और एक बहुत बड़ा यूजर बेस तैयार किया है। वैसे भी रिलायंस रिटेल ने, आपको याद होगा मुकेश अंबानी ने खास तौर से, चेयरमैन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उन्होंने कहा था कि 3 करोड़ किराना स्टोर्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं और वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखाई देगा। तो कई दफा वेंचर कैपिटलिस्ट सर्कल्स में बात होती है कि इंडियाज व्हाट्सएप मूवमेंट, और ये वो व्हाट्सएप मूवमेंट इस समय देखने को मिल रहा है। व्हाट्सएप पे की भी एंट्री उस लिहाज से भारत में होती हुई दिखाई देगी। गाबा साहब, स्टॉक देखिए, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली है। इसका जो लो था 876 के आसपास का, वहां से 65% तक की रिकवरी देखने को मिली है और अब भी इसमें वो चार्म है, वो जिंग है। यहां से अगर कोई नई खरीदारी कर रहा है, किन लेवल्स पर एंट्री ले, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? देखिए, इसका लेना है तो अब भी ले सकते हैं, लेकिन उनका नजरिया लंबा होना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म का टारगेट था 1500 वो अचीव हो चुका है। लेकिन यहाँ पर वीकनेस थोड़ी है, बेचना भी नहीं चाहिए, होल्ड करना चाहिए 1, 2, 3, 4, 6 महीने के लिए। और मुझे लगता है लेने की जगह अच्छी है। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चाहिए 1350 का लगाइए, क्वांटिटी कम कर लीजिए। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बॉटम आउट हो चुका, होल्ड है, बाय एंड होल्ड स्टॉक। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। इसमें एक बहुत तगड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। कुछ और काउंटर्स रेडार पर रखते हैं और दरअसल एचडीएफसी लाइव स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक। पहले बात करेंगे एचडीएफसी लाइव की। दरअसल आज नतीजे आने वाले हैं, याद रखिएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर्स में थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा था कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस इतना नहीं ग्रो हुआ जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद भी उस स्टॉक में बहुत तगड़ी मूव देखने को मिली है। उसी को देख एचडीएफसी लाइफ में भी बहुत तगड़ी तेजी आती हुई। हमारा अनुमान यही है कि नेट प्रीमियम इनकम जो है इस तिमाही में करीब 9,703 करोड़ पर रहेगा। मार्जिन्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बाजार में दिख रही है। हालांकि न्यू बिजनेस प्रीमियम में इतना ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ईदर वेज आईसीआईसीआई प्रू को देख एचडीएफसी लाइफ में लोगों ने अच्छी खासी तेजी की है। गाबा साहब, एचडीएफसी लाइफ का चार्ट चेक फटाफट दीजिए। एचडीएफसी लाइफ मुझे अच्छा लगता है, आज का मूव बढ़िया है। 2 दिन लगता था पहले कि वीक होगा, लेकिन नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे। पॉसिबल है कि इसका एक जो रेसिस्टेंस है करीब 512-515 के आसपास है। एक बार ये पार कर लेगा तो 550 भी जा सकता है। हाँ, लेना चाहिए और स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं करीब 477 का। दूसरी तरफ ये भी बताइएगा कि इंडसइंड बैंक में क्या प्री नंबर्स पोजीशन लेनी चाहिए, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और एक्सिस की बात होगी जिसके नंबर्स कल आने वाले हैं। लेकिन इंडसइंड बैंक का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। हमारा अनुमान ये है कि नेट एनपीए जो है वो करीब
1% के आसपास रहेगा। ग्रॉस एनपीए में थोड़ा सा डिप आ सकता है, यानी कि 2.8% के आसपास वो नंबर्स आ सकते हैं, और मुनाफा जो है वो 66 करोड़ के आसपास आएगा। अब यहाँ पर एक और चीज बाजार मैप करना चाहेगा कि नया मैनेजमेंट जो आएगा वो क्या कमेंट्री देता है, आगे का आउटलुक क्या रहेगा। इधर वे स्टॉक 5% ऊपर है। गावा साहब, क्या प्री नंबर्स तेजी की पोजीशन आप लेंगे? देखिए, ऐसा है कि 261 के आसपास जो हमने लो देखा था पिछले दिनों, वो एक बॉटम आउट हो चुका। उसके बाद अपमूव मिला है। अब थोड़ा ट्रैप है मार्केट में 380 और 420 से, लेकिन इंडसइंड बैंक को 1, 2 या 3 दिन के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से उसका नजरिया लंबा होना चाहिए। मुझे लगता है 500 के ऊपर जाएगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। जिसमें अगर डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। प्रे कीजिए कि वक्त ये जो नंबर्स खराब आए तो एक मौका मिले खरीदने का। ओके, तो ये है इंडसइंड बैंक में तेजी देखने को मिलेगी। 500 के पार भी जाने की क्षमता रखता है स्टॉक, मोमेंटम आया है। लेकिन फोकस अब एक्सिस बैंक पर भी रखिए, क्योंकि कल दरअसल इसके नंबर्स आएंगे, लेकिन अभी से देखिए आपको एक पोजीशन बना लेनी चाहिए। अब वो पोजीशन नंबर्स के बेसिस पर होगी। एक्सपेक्ट क्या कर रहा है मार्केट, पहले प्रदीप से समझ लेते हैं। प्रदीप, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बार आपको 2 तरह के बैंक्स मोटे तौर पे मिल रहे हैं, जहां से लोगों ने काफी डिपॉजिट निकाले हैं, और कुछ बैंक जहां पे नए डिपॉजिट इनफैक्ट आए हैं कमजोर बैंकों से निकल के। तो एक्सिस ठीक ठाक पोजीशन में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे करीब 13% की डिपॉजिट ग्रोथ, 14.5% की लोन ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जो एक बड़ी दिक्कत लगातार बनी रही है पिछले क्वार्टर्स में, वो थी स्लिपेजेस की, नए एनपीएस की। हालांकि इस क्वार्टर में आरबीआई का जो मॉरिटोरियम है, उसके चलते स्लिपेजेस में थोड़ी सी राहत मिल रही है बैंक्स को, लेकिन जो अनुमान है एनालिस्ट का, करीबन 5000 करोड़ के आसपास के स्लिपेजेस का अनुमान बना हुआ है। तो जाहिर है कि उस जगह पे राहत मिलती हुई फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है। हमारे जो अनुमान है उसके मुताबिक इसी के चलते प्रोविजंस का दबाव बना रहेगा, और यही वजह है कि हालांकि एनआईआई साल दर साल हम करीब 14-15% बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मुनाफे पे 10 से 20% की गिरावट आएगी, चाहे आप साल दर साल देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। ओके, तो ये एक्सिस बैंक पर प्रदीप का विश्लेषण हुआ। एसेट क्वालिटी में दबाव रहने का अनुमान जरूर है, लेकिन स्टॉक तो आउट परफॉर्म कर रहा है। गावा साहब, सपोर्ट कहां पर है ये बताइएगा। अगर कोई इस समय तेजी की पोजीशन लेकर बैठा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नंबर्स बताइए, क्या रहेंगे? स्टॉप लगाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एक मौका देखना चाहिए एक्सिस बैंक में 440 क्रॉस करने का। एक बार वो 440 क्रॉस कर लेगा तो 460 भी जाएगा। तो लेने की जगह ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड खाली मेंटेन करना पड़ता है और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से ले सकते हैं यहाँ पर भी एक्सिस बैंक। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय आ रही है एक्सिस बैंक पर। स्टॉप लॉस जरूर आप ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद लक्ष्मण रॉय को जोड़ेंगे। दरअसल देखिए, रेड जोन्स और ऑरेंज जोन्स में लॉकडाउन खोलने की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन ग्रीन जोन्स को शायद कुछ छूट मिलेगी। आज याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक हुई है। तमाम हाइलाइट्स उसी पर लेकर आएंगे लक्ष्मण रॉय के साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र, और फोकस अब करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, इसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है और क्या 3 मई के बाद देश भर में लॉकडाउन हटने वाला है या नहीं। लक्ष्मण, क्या जानकारी आपके हाथ लगी है? देखिए, एक लाइन में हम ये नहीं कह सकते कि 3 मई के बाद पूरे देश भर में लॉकडाउन पूरी तरह से हट जाएगा। दरअसल मुझे जो लगता है, जो राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई, उसमें अब ये लग रहा है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, लेकिन ढील दी जाएगी शर्तों के साथ। शर्तों के साथ मतलब ये कि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि रेड जोन वाले इलाके जहां पे कोरोना मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, वो तब तक जारी रहेगी जब तक ये रेड जोन ग्रीन जोन में तब्दील
सेल नहीं हो जाता। इसी तरीके से जो ऑरेंज जोन है, जहां पे कोरोना मरीजों की संख्या थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी वहां पूरी तरह से पाबंदी है, वो भी वहां जारी रहेगी जब तक कि वो पूरी तरह से ग्रीन जोन में नहीं आ जाता। बाकी के जो इलाके हैं उन इलाकों में आप लॉकडाउन से ढील देख सकते हैं 3 मई के बाद। दरअसल कम से कम 120 या 25 जिले ऐसे हैं जो अभी रेड जोन में है, बाकी पूरे देश में कहीं भी रेड जोन नहीं है। रेड जोन वाले इलाके को छोड़ करके, ऑरेंज जोन वाले इलाके को छोड़ करके बाकी हिस्से में आप 3 मई के बाद ढील देख सकते हैं, लेकिन शर्तों के साथ। शर्त यही होगी कि आपको सावधानी बरतनी होगी, आपको यहां पे पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना पड़ेगा। और दरअसल करीब 2.5 घंटे तक, पौने 3 घंटे तक बैठक हुई राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की, और इस बैठक में ऐसा लगा कि अब राज्य भी चाहते हैं कि जान भी जहान भी, यानी आप सेहत का ध्यान तो रखिए लेकिन आर्थिक गतिविधि को अब शुरू करने का वक्त आ गया है। मिसाल के तौर पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जहां पे इंडस्ट्री काफी ज्यादा है, उनका साफ तौर से कहना था कि हमारे यहां टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ गई है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, अब आपको 3 मई के बाद इसे शुरू करना चाहिए। तो एक तरह से बड़े राज्यों ने इसकी सिफारिश भी की है कि आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू करना चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री को लेना है। 3 मई से कुछ घंटे पहले या 24 घंटे 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इस पर अंतिम फैसला लेंगे, लेकिन अब तक जो संकेत मिल रहे हैं वो यही कि लॉकडाउन किस्तों में सरकार हटाएगी पूरे देश भर में। ओके, तो पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन हटेगा नहीं, लेकिन लक्ष्मण कह रहे हैं जो ग्रीन जोन्स हैं वहां पर दुकानें खुल सकती हैं, वहां पर इजाजत मिलेगी कि कामकाज थोड़ा बहुत सामान्य होता दिखाई दे। लेकिन रेड जोन और ऑरेंज जोन, और रेड जोन में देखिए वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना की मात्रा पाई जा रही है, जो कोरोना के संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। तो महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के कई इलाके हैं जहां पर हमने देखा लगातार आंकड़ों में इजाफा बनता दिखाई दे रहा है, यहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है, तो वो आंकड़े आपके लिए ब्रेक डाउन करेंगे और आपके लिए लेकर भी आएंगे वो एनालिसिस कि कहां कहां पर रेड जोन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। लेकिन एक सीधे तौर पर आप कहें तो पूरे देश में साथ में लॉकडाउन नहीं हटेगा, और जो हम सुबह में भी कह रहे थे कि ग्रीन जोन्स मैक्सिमम जो है वो ग्रामीण इलाकों में है और वहां पर धीरे धीरे कामकाज लौटता हुआ दिखाई देगा, वहां पर लॉकडाउन में कुछ छूट मिलेगी 3 मई के बाद। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। अच्छा, कुछ मार्केट पर एक बार नजर डालेंगे, स्टॉक्स देखेंगे, लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट भी आ गया है, वो मैं आपको बता दूं फटाफट। और दरअसल इधर जो है हिमांशु गुप्ता ने पीआई इंडस्ट्रीज में पोजीशन अपनी काट ली है, एग्जिट कर लिया है। सुबह में एक बाय का कॉल था। जीई पावर में इन्होंने नई पोजीशन ली है, 480 का टारगेट दे रहे हैं और 328 का दरअसल इन्होंने रखा है स्टॉप लॉस। साथ ही साथ याद रखिएगा कि प्रदीप होचंदानी ने आरती इंडस्ट्रीज पे एक बाय कॉल सुझाया था, वहां पर इन्होंने एक प्रॉफिट बुक कर लिया है, 1005 के लेवल्स पर इन्होंने अपना मुनाफा काट लिया है। तो ये फिलहाल वो अपडेट आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 की ओर से भी आ रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए इन ट्रेड्स पर एक राय बनी। लेकिन गाबा साहब, इस घंटे जो स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिला है उसमें आप ध्यान दीजिएगा तो चीनी कंपनियां मोमेंटम में हैं और दालमिया भारत में हमने देखा है काफी दिनों बाद इस तरह की तेजी आई है, करीब 3% ऊपर चढ़ा ये काउंटर इसी आधे घंटे में। क्या इस समय आपको ट्रेड दिख रहा है? चार्ट चेक दीजिए सर। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है डालमिया भारत। इसका अपमूव मिला था, कुछ 7-8 दिनों से एक साइडवेज मूव मिला है, उसके बाद एक फ्रेश अपमूव अभी शुरू हुआ है, आज शुरू हुआ है। ले लेना चाहिए डालमिया भारत, स्टॉप होना चाहिए 530 का और होल्ड करना चाहिए। मुझे इसका टारगेट 600 के करीब नजर आता है, लेकिन उसके पहले 580 भी आएगा, वहां पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वक्त दीजिएगा, अच्छा आपको मिल सकता है डालमिया भारत में। ओके, तो दालमिया भारत में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। गावा साहब, मिड कैप बैंक्स मोमेंटम में हैं। अब पहले तो सुबह में हमने देखा था एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में प्री नंबर्स तेजी हो रही थी, लेकिन फेडरल बैंक देखिए 2% ऊपर, आरबीएल बैंक में इस घंटे और तेजी आना शुरू हो रही है। क्या फेडरल में आपको मौका मिल रहा है किसी तरह का ट्रेड लेने का? लगे हाथ बंधन बैंक पर भी एक बार नजर डालिए, क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। देखिए, फेडरल बैंक में एक अपमूव मिल सकता है, 45 और 46 का एक टारगेट है, वहां तक हो सकता है, स्टॉप लगाना चाहिए 43 का। और बंधन बैंक की बात करें तो मुझे भी लगता है कि बंधन बैंक एक बेहतर बैंक रहेगा। पॉसिबल है कि इसका टारगेट ऑन द अपसाइड 217 218 हो, स्टॉप लगाना चाहिए इस पर 203 का। दोनों ही बैंक अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक चॉइस करना हो तो मैं बंधन बैंक चुनूंगा।
तो बंधन बैंक एक बेटर ट्रेड इस समय साबित होता दिखाई दे रहा है, उस पर आप ध्यान दीजिए, वहां पर मौका है तेजी की पोजीशन लेने का। चलिए 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है, 585 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। तो हफ्ते की शुरुआत मजबूत जरूर हुई है, ये बस मोमेंटम बरकरार रहे, इसी पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक के बाद आशीष देंगे आपका साथ, नो योर कंपनी लेकर आएंगे वो। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।